Good morning, students. Let's continue our chapter Geomorphic Processes. In the previous lecture, we discussed about the weathering process, in which we studied in detail the chemical processes and the physical processes of weathering. Now the biological activity and weathering. Third one is biological weathering. Biological weathering process occurs mainly due to three reasons. First is animal and insects. Second is vegetation. And the third is man's activity. These three causes the biological weathering over the surface of the earth. Come to the first one, animals and insects. बेटा आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट के लिए क्या करते हैं, इनसाइड द रॉक्स और सोइल दे मेक ब्यूरोस, जो है वो अपने होल्स बनाते हैं या ब्यूरोस बनाते हैं, लाइक रैट, स्नेक. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने हैबिटेट के लिए क्या करते हैं, ब्यूरोस या फिर जो होल्स बनाते हैं. अब रैबिट्स है, जैकल्स है, टर्माइट्स हैं, डॉग्स हैं, ये सब चीजें, ये सब जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सोइल को उसको जो है टेक आउट करना शुरू कर देते हैं और उसमें अपने रहने की जगह बना लेते हैं. अब जब एक कवर है, एक पूरा जो है, ये पूरा एक कंसोलिडेटेड पार्ट है, लेकिन इसमें से क्या करेंगे कि जो ये रैट है वो इसमें इसको खोलना शुरू कर देगा और अपना इस तरीके से उसमें होल या ब्यूरो बना लेगा. तो इससे क्या होगा कि जो ये ऊपर का पार्ट है, क्योंकि एक पूरी शीट है, उसको अगर हम डिग आउट करते हैं तो उसका जो ऊपर का बेस है वो क्या होता जाएगा, लूज हो जाएगा. तो इससे इस सॉलिड जो कंसोलिडेटेड पार्ट है उसका ऊपर का बेस क्या हो जाएगा, अनकंसोलिडेट हो जाएगा and it will be easily weathered. तो इस तरीके से अब इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा जब आप कभी जाओ तो अब जैसे रेनफॉल चल रहा है, ठीक है, तो रेनफॉल सीजन में क्या होता है कि जो छोटी छोटी एंट्स होती है, कीड़ियां जिसको आप चींटियां बोलते हो, ये क्या करते हैं, सोइल को जो है नीचे से खोदना शुरू करती है, अपना बिल बनाना शुरू करती है. तो आपको कहीं कहीं सोइल के जो है इस तरीके से जो है पार्ट्स उसके ऊपर नजर आते हैं. कभी आप लैंड पर जाओगे, लैंड साइड्स पर जाते हो साइडों में, तो आपको सोइल जो है वो इस तरीके से एक छोटे छोटे पाउडर्स के रूप में ऊपर उठी हुई मिलती है और वहां पर जो चींटियां होती हैं, एंट्स होती हैं, उन्होंने अपने बिल बनाए होते हैं. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेदरिंग. Now the vegetation cover, as you know, the trees bounded the soil with its roots. जो trees हैं वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड करके रखते हैं सोइल को, ठीक है. तो इसके साथ साथ जब ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो उनकी रूट्स जब रॉक साइड पर आती है, जैसे कि एक ये रॉक है, इस पे अगर हल्का सा भी यहाँ पर सॉइल कवर है इसके ऊपर, तो इसमें ट्री ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उनकी रूट्स जो है वो रॉक्स के अंदर फैलती चली जाती है. अब ये रूट्स जो है वो स्प्रेड होंगी तो वो रॉक्स में अपना स्पेस लेंगी और इस रॉक्स में क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे. तो जो वेजिटेशन कवर है उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर सॉइल जो है या रॉक्स जो है वो क्या हो जाती है, अनकंसोलिडेट हो जाती है. इसके साथ साथ हमारा थर्ड मैन एक्टिविटी, मैन एक्टिविटी लाइक कि हम जो है अपना क्वायरिंग करते हैं, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इनमें हमारी कौन कौन सी मेनली आती है, क्वायरिंग, माइनिंग, ये आप प्रोसेस सारे
पढ़ चुके हो, डिफॉरेस्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लास्टिंग, ये सारे प्रोसेस जो है वो क्या है, मेंस एक्टिविटी है। हम माइनिंग एरियाज में क्या करते हैं, माइंस बनाने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं। अब ब्लास्टिंग करने के लिए हम उसको एक केव टाइप करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि जो वो रॉक होगी उसका जो सॉलिड सेल्स की जो फाउंडेशन है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो वो रॉक भी कई बार जो आपने 10th में पढ़ा था, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री इज नोन एज द किलिंग इंडस्ट्री बिकॉज समटाइम्स द रूफ ऑफ द माइंस कोलैप्स ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, कि रॉक जो है उनका बेस तो चला गया, ऊपर रूफ रह गई, तो वो क्या हो गई, नीचे कोलैप्स हो जाती हैं। तो ये माइनिंग और क्वायरिंग जो है ये भी क्या है, मेंस एक्टिविटी, जिसके कारण क्या हो जाती है, रॉक्स वेदर्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जैसे मैंने बताया कि जो सॉइल को बाउंड करने का काम है वो क्या करती है, ट्री रूट्स करती हैं, सॉइल को आपसे बांध के रखती हैं। लेकिन अगर हम डिफोरेस्ट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, यानी हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं, ट्रीज नहीं रहता, ट्रीज कवर नहीं रहता, तो उस पर सनलाइट भी जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी, रेनफॉल भी अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, सोइल कवर जो है वो लूज हो जाएगा और रॉक्स क्या हो जाएंगी, हो जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन और ब्लास्टिंग की, हम हिली एरिया में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए वहां पर ब्लास्टिंग करते हैं। अब ब्लास्टिंग करने से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स जो हैं उनमें ट्रेमर आ जाता है और कहीं ना कहीं उनमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। अब उन क्रैक्स से भी क्या होगा, टाइमली जो है वो धीरे धीरे उस पर टेम्परेचर और रेनफॉल अपना वर्क करेगा और अल्टीमेटली लास्टली क्या होगा कि रॉक्स क्या हो जाएंगी, दैट विल बी वेदर्ड। सो दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच द रॉक्स वेदर। अब हमने जो वेदरिंग प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस के लिए जो सोर्सेज हैं यानी एनर्जी है वो कहाँ कहाँ से उनको मिलती है, मीन्स की जो वेदरिंग प्रोसेस है उसको कौन कौन सी जो ड्राइविंग फोर्स है इसके लिए वर्क करती है। हमने 3 तरीके की फोर्स अब देखी इसमें। सबसे पहले हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हमने शेयर स्ट्रेस पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वेदरिंग होती है। दूसरा हमने देखा था मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वर्क करती है वेदरिंग में। और हमने इसमें देखा था केमिकल एक्शंस, तो ये 3 टाइप की फोर्सेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो वेदरिंग प्रोसेस है उससे हमारी क्या बनती है, सोयल फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो सोयल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग क्या है हमारा, सबसे पहले सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन, जब रॉक्स वेदर्ड होती हैं तो उन पर क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस पर रेगुलिथ आना शुरू होता है। रेगुलिथ का मतलब क्या होता है कि जो रॉक्स हैं, ये सपोज कोई भी रॉक है, इसको जो है यहाँ पर टेम्परेचर या रेनफॉल के कारण ये अनकंसोलिडेट हो गई। अनकंसोलिडेट होने के कारण यानी इसके पार्टिकल्स लूज हो गए, लूज होकर वो पार्टिकल अलग होना शुरू हो जाएंगे। बाद में इस पर जो वेदरिंग एजेंट जब वर्क करेंगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलिथ। रेगुलिथ मीन्स यू कैन से वेदरिंग मटेरियल, वेदर मटेरियल। जो मटेरियल वेदर हो गया यानी कि जो मटेरियल अनकंसोलिडेट हो गया, उस अनकंसोलिडेट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रेगुलिथ। बाद में ये जो रेगुलिथ है वो धीरे धीरे फिर और फाइन पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट होता जाएगा बाय द वेदरिंग एजेंट।
और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन में। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो किसके कारण होता है, वेदरिंग प्रोसेस के कारण। जब तक रॉक्स अनकंसोलिडेट नहीं होगी तब तक जो है वेदरिंग एजेंट भी उस पर अपना वर्क नहीं कर पाएंगे और सॉइल की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है इरोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया सिमिलर ही है ये इसके, कि जो वेदरिंग एजेंट्स हैं हमारे कौन कौन से हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, विंड। ये अपना वर्क तभी कर पाते हैं जब उनको अनकंसोलिडेट मटेरियल मिलता है, थोड़ा सा वीकन मटेरियल मिलता है, तो ये फोर्सेस अपना अच्छे से जो है वर्क कर पाती हैं और मटेरियल को इरोड कर देती हैं। इरोड जो इरोजन प्रोसेस है, जब तक इरोजन प्रोसेस नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा मटेरियल का, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कहीं पर डिपोजिशन नहीं होगा, और डिपोजिशन नहीं होगा तो हमें सॉइल कवर भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि इरोजन वर्क के लिए हमें किसकी जरूरत है, वेदरिंग प्रोसेस की। थर्ड आता है मास मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक अभी करेंगे। मास मूवमेंट, इसको भी डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। मास मूवमेंट मीन्स, मास मीन्स मटेरियल, कोई भी ह्यूज मटेरियल या जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट, ठीक है, उसका अपनी जगह से हिलना। अब इसमें भी अगर रॉक्स जो है वीक हो जाएंगी तभी वो अपना स्पेस छोड़ेंगी, अपना ओरिजिनल जो उनका प्लेस है उसे छोड़कर नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करेंगी। दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द weathering process or helped by the weathering process. Next है reduction of relief। अब मैंने आपको बताया था कि इस अर्थ पर जो भी चीजें हैं इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर वो चीजें अर्थ पर हैं तो एक टाइम वो हैं और एक टाइम वो बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। तो हमारे माउंटेन्स जो हैं वो अगर एलिवेट हो रहे हैं तो धीरे धीरे वो जो है डी एलिवेट भी होंगे। तो ये रिडक्शन का काम कौन करता है, वेदरिंग प्रोसेस। ये जो है एलिवेशन को क्या करता है, डाउन करता है, जिससे हमारे रिलीफ में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स। अब डिफरेंट टाइप का हमने पढ़ा कि वेदरिंग प्रोसेस होता है। इट ऑल्सो वेरीड रीजन टू रीजन। रीजन टू रीजन जो है वेदरिंग प्रोसेस वेरी करता है, जिससे हमें एक ही जगह पर, सभी जगह पर एक जैसे लैंडफॉर्म्स नहीं मिलते। इट डिपेंड्स अपॉन द वेदरिंग प्रोसेस एंड we found the changes in landforms over the surface of the earth due to the weathering process. And the most important, economically important, ores and mines. ores and mines जहां पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन होता है। अभी हमने केमिकल वेदरिंग में पढ़ा था कि केमिकल वेदरिंग के कारण क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल्स सॉल्यूट इन वाटर, है ना, ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के कारण रॉक्स से जो है डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, और दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय द वेदरिंग। दैट इज माइंस ऑफ ओर्स। तो ये जो है हमें क्या मिलता है, मिनरल्स का कंसंट्रेशन जो है वो हमारा किसके कारण है, वेदरिंग प्रोसेस के कारण, केमिकल वेदरिंग के कारण। एंड मिनरल्स आर वेरी important for us for the point of view, economic point of view. So national economy of any country depends upon the minerals concentration, because industrialization is totally depend upon the different type of minerals. So this is all about the weathering. Now the second geomorphic process, that is mass casting.
सेकेंड हमारा जो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस दैट इज मास फास्टिंग. मास फास्टिंग इट इज ऑल्सो नोन एज मास मूवमेंट. आप इसको मास मूवमेंट भी कह सकते हैं. अब सबसे पहले कि इसके लिए कौन से फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल. पहले तो मास फास्टिंग होता क्या है. जब मटेरियल मीन्स mass of rock debris that transfers downward the slopes, that is called mass fasting. When the mass of rocks transfer towards the down slope. अब यहीं पर आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये किस जो है कौन सी फोर्सेस जो है इसको ड्राइव करती हैं. अब जो मटेरियल है वो क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है. अब नीचे की ओर जाना मटेरियल का किसके अंडर आता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड मास मूवमेंट और मास फास्टिंग. इसे हम डाउन स्लोप मूवमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये स्लोप से जो है अपर स्लोप से डाउनवर्ड स्लोप की ओर मूव करता है. कोई भी मटेरियल, यहाँ पर सिर्फ रॉक्स की बात नहीं है, कोई भी मटेरियल चाहे वो सॉइल है, ठीक है, या फिर हमारे स्मॉल बाउल्डर्स हैं, ठीक, या रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं, या फिर बिग रॉक इटसेल्फ. अगर कोई भी मटेरियल जो है वो क्या करता है, ये स्लोप से नीचे की ओर क्रीप करना शुरू करता है, नीचे की ओर आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मास मूवमेंट. अब मास मूवमेंट जो है इसका ये किसके अंडर वर्क करती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी जो मटेरियल है वो अपर एरिया से नीचे की ओर जो है डाउनवर्ड जो है मूव करना शुरू करता है. अब यहाँ पर जो हमारे वेदरिंग एजेंट हैं दैट डू नॉट ड्राइव द दीज मटेरियल्स डाउनवर्ड. यहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है कि ये जो वेदरिंग मटेरियल है जैसे कि एजेंट्स हैं, आइस है, रिवर वाटर है, ग्लेशियर है, दे डू नॉट ड्राइव द मटेरियल डाउनवर्ड. यहाँ पर उनकी फोर्स अप्लाई नहीं होती. ये मटेरियल जो है दे आर फ्री फ्रॉम the influence of these agents. These material flows downward due to the gravity. ग्रेविटी के कारण जो है ये मटेरियल नीचे आता है, ना कि वेदरिंग एजेंट्स के कारण. इतना आपको डिफरेंस इसमें याद रखना है. इसे हम क्या कहेंगे, मास फास्टिंग. तो ये मास फास्टिंग जो है वो हमारा स्लो प्रोसेस भी हो सकता है और रैपिड भी. तो इट कैन बी स्लो टू रैपिड प्रोसेस. स्लो प्रोसेस, इतना स्लो प्रोसेस होता है मास फास्टिंग का कि ये अननोटिसेबल होता है, कि कुछ मिलीमीटर जो है उसमें हमें ट्रांसफर मिलता है मटेरियल का, तो हम जो है उसको नोटिस नहीं कर पाते. और कुछ जो है वो हमें बहुत ही रैपिडली ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है मटेरियल का, जिसे हम नोटिस कर पाते हैं. तो इट कैन बी स्लो टू रैपिड. तो इसे हम क्या कहेंगे, मास फास्टिंग. अब सबसे पहले स्लो मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, इनको जानने से पहले हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मास मूवमेंट्स को और भी ज्यादा जो है इंक्रीज करते हैं. इनमें सबसे पहले आएगा हमारा द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास मूवमेंट. फर्स्ट है हमारा अनकंसोलिडेट मटेरियल.
अब देखिए कि हमने लास्ट मैंने इंपॉर्टेंस में आपको बताया था कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वो मास मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अनकंसोलिडेट मटेरियल को अनकंसोलिडेट करने का काम किसका है? वेदरिंग प्रोसेस का। तो जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है वो क्या करता है? मास मूवमेंट को और भी ज्यादा कर देता है। सेकंड है हमारा इसमें थिनली पैडेड रॉक्स। थिनली पैडेड रॉक बेडरॉक इज अ बेस रॉक। तो बेस रॉक अगर जितना हमारा वीकर होगा तो उसमें हल्का सा भी जो चेंजेस है वो क्या हो जाएगा? हल्का सा भी चेंजेस आएगा या हल्की सी भी कोई फोर्स आएगी, हल्का सा ट्रेमर आएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी, डाउनवर्ड ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड जो है वो हमारा क्या है? फॉल्ट्स। अगर रॉक्स जो है उसमें फॉल्ट अगर जो हमारा सरफेस है वो फॉल्टी सरफेस है जिसमें दरारें हैं, क्रैक्स है, तो उससे क्या होगा कि जब भी जो है मटेरियल जैसे ही उसमें आ गया सपोज, तो वो मटेरियल में पहले ही वो फॉल्ट हुआ है, क्रैक्स आए हुए हैं, तो वो उससे अपने बेड रॉक से अलग हो जाएगा और वो डाउनवर्ड स्लोप करना शुरू कर देगा। तो फॉल्ट्स हैं अगर रॉक्स में या हमारे सरफेस में, that will help the mass movement। इसी तरीके से जो स्टीप स्लोप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी वर्क करती है स्लोप्स पर। अगर हमारा स्लोप ही जेंटल है या हॉरिजॉन्टल है तो मटेरियल यहाँ पर ग्रेविटी तो वर्क नहीं करेगी, तो मटेरियल भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे जैसे ये स्लोप थोड़ा स्टीप होता जाएगा, मटेरियल की मूवमेंट जो है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती जाएगी। जैसे जितना स्टीप स्लोप होता जाएगा, मूवमेंट जो है मटेरियल की उतनी ही ज्यादा होना शुरू होगी। तो स्टीप स्लोप आल्सो हेल्प इन द मास वास्टिंग। Next is precipitation. Precipitation, it saturated the material। जैसे हमारी सोइल है, सोइल की एक कैपेसिटी है कि कितना वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब जब प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, जैसे आप अपने प्लेन एरिया की ही बात लगाते हैं कि जब तक हमारा यहाँ पर रेनफॉल नहीं होता तो हमारे यहाँ की सोइल बिल्कुल ड्राई होती है। फर्स्ट रेनफॉल आएगा तो वो सोइल जल्दी से उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कल बारिश भी हुई थी या आज बारिश भी हुई थी मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन अगर यही जो बारिश है, यही रेनफॉल जो है वो कई दिन तक चले, 2 या 3 दिन तक अगर वो चलता रहता है रेनफॉल, तो सोइल जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है, यानी जितनी उसको पानी की जरूरत होती है वो उतना पानी ले चुकी होती है। तो प्रेसिपिटेशन क्या करता है? मटेरियल को सैचुरेटेड कर देता है, यानी जो सोइल है वो क्या हो जाती है? सैचुरेटेड हो जाती है। अब एक चीज जो है सैचुरेटेड हो गई यानी फुल हो गई, भर गई, और उसके बाद भी उसको हम और चीज देते जाएं तो वो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से जो है सोइल भी क्या हो गई? सैचुरेटेड हो गई। उसके बाद भी अगर हम उसमें उस पर प्रेसिपिटेशन होता है तो वो सोइल ओवरफ्लो होकर डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है खाना खाते हो, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, फटाफट एक चपाती खा लोगे, फिर दूसरी भी फटाफट हो जाएगी।
ठीक है, जैसे जैसे आपका पेट भरना शुरू होगा तो आप थर्ड आराम से लोगे, फोर्थ आराम से लोगे। सपोज आपकी फुल कैपेसिटी है 5, आपने पूरी खा ली 5 की 5, उसके बाद भी अगर मैं आपको 6 दूं तो वो आपकी ऊपर हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, है ना, वोमिट हो जाएगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ है कि कोई चीज जब सैचुरेटेड हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, उसके बाद भी अगर हम उसे वही चीज मिलती रहती है तो वो क्या होगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। ऐसे ही सोयल जो है वो ओवरफ्लो होकर डाउनवर्ड स्लोप करना शुरू कर देती है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज और हेल्प इन मास फास्टिंग। Now there are several activities that causes precede mass movements. ये causes कौन कौन से हैं, किन कारणों से जो है मास फास्टिंग होती है। सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्पोर्ट। रिमूवल ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट रिमूवल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सपोज ये एक हिली एरिया है, यहाँ पर रॉक जो है वो अपनी स्पेस पर बनी हुई है, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो वेदरिंग एजेंट हो सकता है, यहाँ पर इसके ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हम इसको कह सकते हैं रेगुलेट, अनकंसोलिडेट मटेरियल यानी रेगुलेट। तो जब ये रॉक वेदर्ड होगी या फिर इरोड होगी तो उसका ये बेस जो है वो नीचे और आ जाएगा, ड्यू टू द वेदरिंग ये बेस जो है वो थोड़ा नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऊपर का जो मटेरियल है उसका बेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और वो मटेरियल क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप करना शुरू कर देगा। जब इस मटेरियल की स्पोर्ट यानी इसकी जो रॉक है वो रिमूव हो जाए ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस और द इरोजन प्रोसेस, तो क्या होगा, जो उसके ऊपर का मटेरियल है वो डाउनवर्ड जो है मूव करना शुरू कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा मास फास्टिंग होगा बाय द रिमूवल ऑफ स्पोर्ट from below to material above through natural और आर्टिफिशियल मीन्स। ये हम आर्टिफिशियली भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको माइनिंग बताया था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमने बनानी है, टनल्स हम लोग बनाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है रॉक का बेस खत्म कर देती हैं। सेकंड है इंक्रीज इन ग्रेडियंट, ये अभी अभी हमने किया था। ग्रेडियंट मीन्स, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। अगर किसी भी एरिया में स्लोप जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही मटेरियल क्या होगा, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा। थर्ड इसमें आता है ओवरलोडिंग, ये भी मैंने अभी आपको बताया, ओवरलोडिंग की किसी भी चीज की ओवरलोडिंग हो जाएगी तो वो अपने प्लेस पर नहीं रहेगा, जो ओवरलोडेड मटेरियल है दैट विल ट्रांसफर टुवर्ड्स द डाउन स्लोप। नेक्स्ट है earthquakes, explosions और मशीन। अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो जो हमारे रॉक्स है, चाहे वो बड़े बड़े रॉक्स है, आपने लैंडस्लाइड सुना है ना, लैंडस्लाइड तो आप लोग टीवी में भी देखते हो, तो वो किस कारण होता है, ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। ऐसे ही हम हिली एरिया में एक्सप्लोजन करते हैं टू ऐसे ही हम हिली एरिया में एक्सप्लोजन करते हैं रोड्स और रेलवेज बनाने के लिए, तब भी हमारे आसपास जो उधर के आसपास का एरिया है, रॉक्स है, वो क्या हो जाएंगी, अपने से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, मास मूवमेंट को करती हैं। ऐसे ही हमारे वाटर रिजर्वियर्स है, हैवी वाटर रिजर्वियर्स। जब वाटर रिजर्वियर से पानी जो है वो बाहर की ओर
हैवी वाटर रिजर्वियर जो हमारे हैं, जितने भी लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, जब उनमें पानी ओवरलोडेड हो जाता है तो वो भी आसपास फैलना शुरू हो जाता है और अपने साथ मटेरियल को डाउनवर्ड लेकर जाता है. So these are the some of the causes of mass movement. If you have any query, then now you can ask. Types of mass movement we will discuss in our next lecture. Till now, if you have any query, you can ask now. Just raise your hand.